नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दिलीप जी। दोस्तों, आज से हम आप लोग के लिए शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए आने वाले प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। जैसे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अपने स्कोर को जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कितना स्कोर कर ले जा रहे हैं, किस क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के इस नए क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेबर, हाल्स और या वेल्स। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जो थे ये द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये ब्रिटेन के दार्शनिक थे, जिन्होंने 1904 में, कब उन्होंने किया था? 1904 में उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर 1927 में, यानी किस सन में उन्होंने बात की फिर? 1927 में उन्होंने फिर जो है बुद्धि के दो कारकों का उल्लेख किया। ठीक है, कौन कौन से दो कारकों का उल्लेख किया? एक जी कारक और एक यस कारक के बारे में उन्होंने बताया। जी क्या होता था? ये जेनेटिक होता था, और यस कारक क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये जो है कि जनरल कार्य के लिए होता था और ये जो स्पेशल कार्य के लिए होता था। तो स्पीयरमैन ने इन्हीं दो जो है कि बुद्धि के बारे में बात की, इसलिए इसी को स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ओके दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? ऑप्शन दिया हुआ है एस एस किरवारल, सेकेंड दिया हुआ है स्पीयरमैन, थर्ड है इसमें हाल्स, और डी दिया हुआ है वुंड। तो बताइए दोस्तों, इसमें मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है सेकेंड का डी, विलियम वुंड। विलियम वुंड ने जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये जो क्या थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो चिकित्सक भी थे और विज्ञान में, दोनों के क्षेत्र में जो है इनका योगदान था। और इन्होंने जो है कि मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की, लेकिन ये जर्मन के निवासी थे, भारत के नहीं थे। और इसके साथ ही ये मनोविज्ञान के जो है कि 1879 या 81 में जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, लेकिन इसमें भी मतभेद है लोगों का, कोई क्लियर बताता नहीं। किसी को लगता है कि नहीं, 1879 में किसी ने इनका जो है इसका प्रयोगशाला स्थापित, तो कोई कहते हैं कि नहीं 1881 में इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो लेकिन अगर ये पूछा जाए तो ये जो है आपके विलियम वुंड ही जो है प्रयोगशाला को स्थापित किए थे। ये कहाँ के थे? ये जर्मन निवासी थे, आप लोग याद रखिएगा, ये जर्मन निवासी थे। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट दिया है कैटल ने किया है, गॉल्टन ने किया, या अल्फ्रेड बिने ने किया, या फिर वुडवर्थ ने। तो बताएं इसका क्या आंसर होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सी, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने ही जो है 1882 में, 1882 में जो है आपके लंदन में, कहाँ पे इन्होंने किया था? लंदन में। लंदन में जो है इन्होंने मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, जापान के थे, रूस के थे, फ्रांस के थे, या फिर चीन के थे?
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो कहाँ के थे, रूस के रहने वाले थे। मनोवैज्ञानिक वाइगार्ड्स जो है रूस के रहने वाले थे। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? स्टर्नबर्न का कथन है, वाइगार्ड्स का कथन है, साइलोवी का कथन है, या फिर मेयर का कथन है? तो बताइए दोस्तों, ये जो एक कोटेशन किन्होंने दिया है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का 1 ए हो जाएगा। स्टर्नबर्ग ने ही जो है कि इसका सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? ये त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। त्रितंत्र सिद्धांत जो है किसने दिया था? स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। और ये जो है किसका कथन दिया गया? स्टर्नबर्ग का ये कथन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया है? ऑप्शन दिया हुआ है, होरेस ने दिया है, वालास ने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, या फिर जेएम ओझा ने दिया है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी। जेएम ओझा ने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। तो चलिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, विभेदक अभिक्षमता को, सामान्य अभिक्षमता को, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को, या फिर व्यावसायिक अभिक्षमता को। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जी हाँ, 7 का सी, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को AST के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 का कौन सा ऑप्शन जाएगा? 7 का सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, समाज शास्त्र में? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र के रूप में किया जाता था। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण का, आत्म अनुदेशन अनुदेश्या, आत्म प्रबलन का, या फिर आत्म अभिव्यक्ति का? तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आत्मनियंत्रण द्वारा, अंतर्निरीक्षण द्वारा, आत्मसम्मान द्वारा, या आत्म प्रबलन द्वारा? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म प्रबलन द्वारा। आत्म प्रबलन द्वारा जो है कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों क्या करता है? व्यक्त करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस परीक्षण में मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? कौन से परीक्षण में? रोसा परीक्षण में, 16 PF में, EPQ में, या फिर MMPI में? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी हाँ, 11th का हो जाएगा रोसा परीक्षण द्वारा। ठीक है।
रोसा परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। ये कौन से परीक्षण में आता है? तो ये व्यक्तित्व परीक्षण में आता है। ठीक है, व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व परीक्षण में जो है कि रोसा परीक्षण 16 PF और ये जो इसमें ये 16 PF ये व्यक्तित्व परीक्षण की में ये सारी जो है कि परीक्षण उपयोगी होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया हुआ है 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71 या फिर 50 से 60। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का डी, 50 से 70। ये प्रतिशत जो है इसकी क्या होती है? दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हालर द्वारा, फिलिप द्वारा, क्रेपलिन द्वारा, बेंजामिन रस द्वारा। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये 13 का हो जाएगा सी, क्रेपलिन द्वारा। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन किसने लिखी है? ये क्रेपलिन द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है पुस्तक। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे कौन? एडलर थे, सिगमंड फ्रायड थे, जुंग थे या फिर जीन एक्सक्यूरल थे। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का बी, सिगमंड फ्रायड जो थे वो असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हिप्पोक्रेटिस को जाना जाता है, आइजेनेक को जाना जाता है, अरस्तु को या फिर प्लेटो को। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अरस्तु को जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं? तो हमें बताना है कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10वीं से 15वीं शताब्दी तक या फिर 11वीं से 16वीं शताब्दी तक या सी में दिया हुआ है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक या डी ऑप्शन दिया हुआ है शायद 10वीं से 16वीं तक। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का डी, 10वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक इसके जो है प्रमाण मिले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है, क्या है? भय है, आशंका है, रोग है या फिर कष्ट है? तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी, आशंका। मानव स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? आशंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या फिर सजा देकर। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, उदाहरण देकर। अगर छात्र कोई चोरी करता है तो उसे हम लोग पारितोषिक देख कर दूर नहीं कर सकते, ना ही उसे हम पीट कर सही कर सकते हैं या फिर उसे हम प्रताड़ित करके व्यंग करके उसे जो है कि सुधार सकते हैं। उसके लिए हमें खुद सुधारना होगा। उसके लिए टीचर जो है अपना अच्छा इमेज उसके सामने प्रस्तुत करे ताकि बच्चा उसको फॉलो कर सके, यानी उसे अच्छी तरह की उदाहरण मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, क्या व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या फिर इनमें से सभी?
तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 19 का डी, इनमें से सभी। यानी अधिगम का शिक्षा में योगदान व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी होता है और समायोजन में भी होता है। ये तीनों चीज़ों में जो है अधिगम का योग होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थकान का कारण नहीं है। क्या नहीं है? निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, विश्राम या फिर अपर्याप्त रोशनी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि थकान का कारण नहीं पूछा है, तो नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, आप अब बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका 20 का सी, थकान का कारण नहीं है क्या? विश्राम। विश्राम जो इस थकान के कारण नहीं था, बाकी जो है निरंतर कार्य करते रहने से भी थकान आती है, शिक्षण विधियाँ आप करते हैं तो भी जो है कि थकान होगा। अपर्याप्त रोशनी, अगर आप पर्याप्त रोशनी में नहीं पढ़ते हैं तब पर भी आपका माइंड जो डिस्टर्ब होगा। लेकिन विश्राम करने से कोई भी थकान नहीं होता है, बल्कि शरीर क्या होता है, रिलीफ होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 21 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, शिक्षा का पड़ता है, जीवन की अस्थिरता का पड़ता है, आराधना का पड़ता है या फिर भौतिकता का पड़ता है। तो बताएं दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव किसका पड़ रहा है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीवन की अस्थिरता का सबसे अधिक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, आज के युग में। इसी की वजह से सब लोग बहुत परेशान है मानसिक रूप से। फिर से चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22 का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लिंग का निर्धारण होता है, माता द्वारा होता है, पिता द्वारा होता है या फिर माता पिता दोनों द्वारा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम जान लेते हैं माता और पिता में कैसे होगा। देखिए, माता में जो होते हैं ये गुणसूत्र, जब लोग जानते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जब मेल हो या फीमेल है, 46 का होता है गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 डिवाइडेड होते हैं और इसमें जो है इसमें एक्स पाए जाते हैं जो माता में होते हैं। ठीक है, इसमें एक्स पाए होते हैं और पिता में जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी निषेचन की क्रिया होती है तो इसमें तो हमेशा एक्स ही ट्रांसफर होगा इसमें, है ना, दोनों मेथड से एक्स ही ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अब ये जो है कि अब पुरुषों में जो होता है ये एक्स, कभी एक्स भी ट्रांसफर हो सकता है, कभी वाई भी ट्रांसफर हो सकता है। तो जब एक्स और वाई मिलते हैं तो जो है क्या होते हैं, जो है कि बॉय होते हैं, यानी लड़के बनते हैं। ठीक है, एक्स वाई पे लड़के होते हैं और जब एक्स एक्स इसमें निषेचन होता है तो इसमें क्या होते हैं, गर्ल होती हैं, है ना, लड़कियां जो जन्म लेती हैं। तो इसीलिए जो है कि लिंग का निर्धारण पिता को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भस्थ गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है किससे, सिर से होता है, पैर से होता है, हाथ से होता है या फिर संपूर्ण शरीर से होता है। तो बताएं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 23 का ए, सिर से होता है। गर्भस्थ शिशु में जो है संवेदनशीलता का प्रारंभ पहले सिर से होता है। पहले बच्चा सिर की जो है गतिविधियाँ करता है, फिर उसके बाद धड़ के होते हैं, फिर हाथ पे होता है, पैर, फिर ऐसे जो है कि सबसे लास्ट में पैर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है या फिर बाल्यावस्था है। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। जो कब से स्टार्ट होती है, जो ये जो है जन्म से लेकर कब तक चलती है, जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक ये जो चलती है, शैशवावस्था चलती है। ठीक है दोस्तों, और किशोरावस्था तो लोग जानते हैं, बाल्यावस्था जो होती है क्या होती है, 6 वर्ष से लेके जो है चलती है, कहीं कहीं 12 भी देता है, 12 या 13 वर्ष चलती है। इसको जो है 13 से लेके जो है 17 या 18 वर्ष तक ये जो है ये भी चलती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ हाथ है किसका, पीयूष गंथरी का,
उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का ए, यानी कि यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है, कब जागृत होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का ए, किशोरावस्था में। वीर पूजा की भावना जो होती है किशोरावस्था में जागृत होती है। क्यों? क्योंकि जो किशोरावस्था में जो होते हैं, इसमें जो किशोर होते हैं वो आत्मसम्मान की भावना रखते हैं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं आत्मसम्मान की भावना होती है, और कहीं भी सम्मानपूर्वक जीने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है। हाँ, अब मतलब वो सब जो किशोर होते हैं उनकी उनकी सोच इस समय इस तरह की होती है कि कोई ये सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें हर जगह सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, क्या बनाती है? सामाजिक बनाती है, आदर्शवादी बनाती है, धार्मिक बनाती है या फिर अव्यावहारिक बनाती है। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी, आदर्शवादी। अति संरक्षणशीलता बालक को क्या बनाती है? आदर्शवादी बनाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। यानी क्या पूछा है? दुबले पतले क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है क्या? समस्यात्मक बालक कहा जाता है, अपंग बालक कहा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है या फिर नाजुक बालक कहा जाता है। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 21 का क्या हो जाएगा ए, समस्यात्मक बालक। ये जो बालक होते हैं समस्यात्मक बालक होते हैं, दुबले पतले जो होते हैं, जो क्षीण शरीर वाले नहीं, कि शरीर से भी हष्ट पुष्ट नहीं होते हैं, कमजोर हृदय वाले होते हैं, ये सब समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है, मंदित श्रवण वाले बालकों के लिए किया जाता है या फिर पिछड़ा बालकों के लिए, या लास्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समस्यात्मक बालकों के लिए। तो बताएं दोस्तों 29 क्या आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मंदित श्रवण वाले बालकों के लिए सब किया जाता है, 29 का बी करेक्ट आंसर है। फिर हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, प्रौढ़ कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है या फिर बालक कहा जाता है। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो इनको किशोर की श्रेणी में रखा जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।